Hello and welcome to Razzmatazz with Rashi. My today's guest was born in Uttarakhand, grew up in Lucknow. She did her MCA from Indore and stayed in Delhi. She used to work with TCS and currently she's living in Melbourne. वो कहती है उन्हें गाना, नाचना, पैदल चलना और लिखना बहुत पसंद है. She was born in the mountains and is also attracted towards it. उनके लेखन में भी इसकी जिक्र है. ठंडी हवा, मीठा पानी, सादे लोग. लोग कहते हैं उनकी प्रोज भी पोइट्री जैसी लगती है. एंड द रीजन इज पहाड़ी जुबान की अलग एक सुर, लय और ताल होती है, बिल्कुल कोई कुदरती संगीत की तरह. शी इज हैप्पी दैट शी ग्रू अप इन लखनऊ. शी इज वेल वर्स्ड इन हिंदी एंड उर्दू. उनके लेखन में एक अलग नज़ाकत और नफाजत है. She has traveled to a lot of places in India and abroad और कहती है उनके पास ऐसे बहुत किस्से हैं जो उन्हीं लोगों के तरह मल्टीकल्चरल है. She finds Melbourne to be very similar to the mountains she grew up. Similar climate, roads, fruits and flowers. God has always been very kind to her and she is thankful to her parents. She finds strength in her husband and her daughter. लिखना उनके लिए समाज को शुक्रिया अदा करने जैसा है. तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा. वो खुश है कि उनके राइटिंग से सोसाइटी में हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी आ रही है. शी रिसेंटली won the Orange Flower Awards for writing with social impact and she believes that she is moving towards the right direction. So let's welcome author of संभल ए दिल, हेमा बिष्ट. हाय राशि और यूट्यूब के मेरे सभी दोस्त, सबका मैं अभिवादन करती हूँ. सबको नमस्कार. मेरा परिचय आपको राशि दे चुकी हैं. मेरे बारे में कहे जाने लायक तथ्य फ़िलहाल इतने ही हैं. और राशि बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस बेहतरीन शो पे बुलाने के लिए. मैं वाकई बहुत ही सम्मानित महसूस कर रही हूँ. थैंक यू वेरी मच. वेलकम हेमा. और मैं आप सबको कह दूं कि वो सिर्फ लिखती नहीं है, बहुत अच्छा गाना भी गाती है और मैंने उनको गाने के लिए एक स्पेशल रिक्वेस्ट भी किया है. सो हेमा, लेट्स नो मोर अबाउट योर बुक संभल ए दिल. सारी सारी रात मुझे किसने जगाया, सारी सारी रात मुझे किसने जगाया, जैसे कोई सपना, जैसे कोई साया, कोई नहीं लगता है, कोई मेरे साथ है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है. वाकई इस ऑनलाइन दुनिया की जाने क्या बात है. एक खुमारी, एक एडिक्शन जो ये हमारी ज़िंदगी में जोड़ता है, उसकी जाने क्या बात है. हमारा जीवन एक सादा दाल चावल वाला जीवन चलता है जो हमारा असल जीवन होता है. उसमें ये जो ऑनलाइन दुनिया है ना, जो हमारा एक ऑनलाइन ऑरा है, पर्सोना है, वो एक चटखारेदार, जायकेदार अचार की तरह होता है और अचार को अचार की तरह ही खाना चाहिए. अगर आप उससे मेन कोर्स की तरह खाने लगेंगे तो अगला दिन तो फिर आप वॉशरूम में ही बिताएंगे भाई, क्योंकि अब आपने अति कर दी है. तो ऐसी ही कुछ अति की है मेरी कहानी के किरदार समीर ने और फ़िलहाल वो दस्त से ग्रस्त है और
उसको इस दस्त में किस तरह की दवाइयाँ दी गई और किस तरह का दर्द उसने सहा, इसकी किस्सा गोई है मेरी किताब में, जिसका नाम है संभल ले दिल। इस किताब में मैंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बातें की हैं। इस किताब में मैंने ऑनलाइन इनफिडेलिटी को समझने और लिखने की कोशिश की है। एक ऐसा फिनोमेना जो हम अपने आसपास काफ़ी देखते हैं। हम उससे कतराते हैं, ये बात दूसरी है, लेकिन हम सब ये जानते हैं कि ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ हो गया है सोसाइटी में। एक तरह से जो ओपन मैरिजेस हैं उनका भी कॉन्सेप्ट काफ़ी अब खुल रहा है सोसाइटी में। लोग उसको भी मान्यता दे रहे हैं, भले ही वो किसी मंच पे आके ये ना कहते हों, लेकिन एक दबी छुपी मान्यता चल रही है। और वो क्या हालात होते हैं जब कुछ ऐसा दो ऐसे लोगों के बीच में हो जाए जो कि वाकई एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो उस पे ये कहानी मैंने आधारित की है और समझने की कोशिश की है, क्योंकि लेखन से मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अपना नज़रिया खुलता है। मुझे खुद बहुत सी बातें समझ में आती हैं जो शायद अगर मैं किसी और के बारे में सुनूं तो एक पूर्वाग्रह होता है, एक ढर्रे पे चलने वाली सोच होती है जो कहती है कि ये सही है और ये गलत है। तो मैंने खुद भी इस किताब में कोई ज्ञान नहीं बांटा है, किसी तरह का उपदेश नहीं दिया है मैंने इस बुक में, और कोशिश की है कि एक सहज और रोचक कथा आपको सुना सकूं। मुझे उम्मीद है कि आप इसे पढ़ेंगे तो ये यात्रा आपको अच्छी लगेगी और आप अपना जो भी विचार इसके बाद है उससे ज़रूर मुझ तक पहुंचाइए। यकीन जानिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर आप अमेज़ॉन पे इस किताब के बारे में आपकी जो भी राय बनी है उसे शेयर करें, उसे साझा करें, ताकि मैं एज अ राइटर अपने आप को और बेहतर कर सकूं। थैंक यू फॉर दैट ब्यूटिफुल सॉन्ग हेमा। संभल ए दिल और समीर के बारे में हम और जानना चाहेंगे, बट पहले आप मुझे ये बताइए कि लिखने की इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिलती है? मुझे लिखने की प्रेरणा मिलती है असल जीवन से। उसमें होने वाले छोटे बड़े जो भी घटनाक्रम हैं वो सभी मुझे बहुत मज़ेदार लगते हैं, और इनफैक्ट ऐसे लगता है कि एक असल दुनिया तो चल ही रही है, पर एक पैरेलल वर्ल्ड कैसे खड़ा हो सकता है अगर यही घटनाएं किसी इमेजिनरी वर्ल्ड में हों जो कि मेरी इमेजिनेशन है, तो उसमें उन घटनाओं का रिस्पॉन्स कैसा होगा, लोग किस तरह से उसमें रिएक्ट करेंगे और किस तरह की बातें होंगी, किस तरह का वो संसार होगा। ये एक जो फैंटेसी है मेरी, ये मुझे उकसाती है कि मैं कुछ लिखती रहूं, कुछ भी जो मुझे असल जीवन से थोड़ा सा बस कुछ चाहिए होता है और मैं उसके बाद पूरा एक माहौल खड़ा कर देती हूँ। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि मैं लोगों की कहानियाँ ही लोगों को सुना देती हूँ, बस किरदारों के नाम बदल देती हूँ। लेकिन एक बात का मैं ख़ास ख्याल रखती हूँ, और वो ये कि जो भी लिखूँ उसमें एक सुर लय ताल हो, उसमें एक संगीत हो, उस पूरे प्रकरण में एक हारमोनी मेंटेन रहती हो, जो किरदार हैं उनके हारमोनियम ठीक से बजते हों और एक दूसरे की संगत में वो बेसुरे बेताले ना लगते हों। इस चीज़ का मैं ध्यान रखती हूँ, और शायद इसकी वजह यह है कि मैं पहाड़ से आती हूँ और पहाड़ों का जो एक अपना सौंदर्य, अपना संगीत है, वो हर चीज़ में झलकता है। पहाड़ों की हर एक बात में मुझे संगीत लगता है, चाहे वो बहता हुआ झरना हो, उसकी झनक हो, उसकी खनक हो, नदियाँ हों, पहाड़ों पे बहती हुई हवा हो। और शायद इतने संगीत के संपर्क में रहने की वजह से ही पहाड़ी ज़ुबान में भी एक बहुत ही मिठास और संगीत घुला हुआ होता है। आप दो पहाड़ियों को अगर बात करते हुए सुनेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा आप कोई जुगलबंदी सुन रहे हैं। अगर किसी के घर में लौकी की सब्ज़ी भी बनी है ना, तो वो दूसरे को जब बताता है तो आप सुन के दंग रह जाओगे। वो कैसे बताता है? वो जाएगा कहेगा, ला लौकी शाक बने रहो,
कि सुंदर है रोला लौकी शाक बने रहो। आप और कहाँ आपको मिलेगा कि कोई लौकी की सब्जी भी इतने प्यार से बता रहा हो कि उसने बनाई है। तो ये जो बोलने का जो उतार चढ़ाव है, ये जो संगीत है, ये मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे शब्दों में ला सकूँ, मेरे लेखन में ला सकूँ और लोगों को वाकई एक अच्छी जर्नी मैं दे सकूँ। जब वो मेरी किताब पढ़ें तो उन्हें लगे कि वाकई वो सारी खूबसूरती, सारा संगीत, सब कुछ मैंने उन्हें सौंप दिया। ये मेरी बड़ी कोशिश रहती है जब भी मैं कोई कहानी लिखती हूँ या कुछ भी लिखती हूँ, तो मेरा बड़ा ये खास उद्देश्य रहता है। मेरी पहली किताब थी तुम तक, जो कि लोगों ने बहुत सराही और हर सराहना में ये बात ज़रूर सबने मेंशन की कि किताब बहुत ही पोएटिक और बहुत ही रिदमिक लगी। और तब मुझे ऐसा लगा कि वाकई मेरा जो उस किताब को लिखने के पीछे जो एक सुख था वो मैं सबके साथ बांट पाई। और मैंने इस बार भी ये जो कहानी लिखी है संभल ए दिल, मैंने कोशिश की है कि मैं इसमें वो गीतों की, संगीत की रवानी दे पाऊँ। वो जो मेरा एक लोगों का कहना है कि मैं गद्य को भी पद्य की तरह लिखती हूँ, पोएट्री की तरह मेरा प्रोज़ होता है, तो उसको मैंने निभाने की कोशिश की है, एक प्रयास किया है, जिसे पाठक पढ़ेंगे तो मुझे पता चलेगा कि मैं अपने इस काम में कितनी सफल रही। बिल्कुल सफल रही है और दोनों बुक्स की जो रिव्यूज़ आ रही है बहुत ही अच्छी रिव्यूज़ है। अगर आपको भी इस दोनों बुक्स में इंटरेस्ट है और आप पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिंक्स हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ज़रूर पढ़ें। हेमा, अब मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बुक संभल ए दिल के कुछ लाइंस पढ़ के हमें सुनाएं। कहानी के दो किरदार सुधा और मधु जब पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं तो उनके बीच जो बातचीत होती है, जो गर्मा गर्म चटपटी बातचीत होती है, उसका एक अंश मैं आपको सुनाती हूँ। इस अध्याय का नाम है बेबी डॉल मैं सोने दी। तो बातचीत कुछ ऐसी है। सुधा की हैरानी का ओर छोर नहीं रहा। ये कौन है जो मेरे सामने बैठी है? सुधा को सन्नाटे में डालकर एक बार फिर मधु ने बोलना शुरू किया। क्या कर रही हूं मैं? अपनी खुशियों का ख्याल रखना गलत है क्या? अपना ख्याल रखना गलत है क्या? सुधा ने बौखला कर कहा, हाँ, गलत है। गलत है जब तुम्हारी खुशी से किसी और का दिल जल रहा हो। डोंट गिव मी द शिट। दिल जल रहा है तुम्हारा? क्यों? तुम्हें जितना समीर चाहिए है ना तुम्हारे पास। तुमसे प्यार करता है, तुम्हारा ख्याल रखता है, अपनी बेटी से प्यार करता है। और क्या चाहिए तुम्हें? प्यार करती हो ना समीर से, खुश देखना चाहती हो ना उसको। मेरी वजह से वो खुश रहता है। बी थैंकफुल एंड इंस्टेड ऑफ एटीट्यूड शो सम ग्रेटिट्यूड। सुधा ने खुद को संभालते हुए मुस्कुराकर तंज कसते हुए कहा, थैंक यू मधु। कुछ शर्मिंदा होते हुए मधु ने कहा, देखो सुधा, जो ज़रूरतें तुम्हारी हैं नहीं, उन्हें सिर्फ मुझसे compete करने के लिए अपनी मत बनाओ। तुम्हें कब ज़रूरत है रोमांटिक समीर की? तुम्हारे पास समय कब है उसके साथ फ्लर्ट करने का, रोमांस करने का? लेकिन उसकी तो ये सब ज़रूरतें हैं और उसके पास समय भी है। जो उसे तुमसे नहीं मिलता वो मुझसे मिलता है। फिर तुम इसमें ऐतराज़ क्यों है? सुधा ने मुस्कुराने की कोशिश की और सिर हाँ में धीमे से हिलाते हुए कहा, ऐतराज़ करने का मुझे क्या हक भला? मधु ने अपने सुर कुछ और नीचे किए और कहा, चिल यार, थोड़ा फ्लर्टी तो कर लेती हूँ तुम्हारे समीर के साथ।
और साफ साफ कहूँ तो खुद से प्यार कर लेती हूँ, सेल्फ लव टाइप का। और मेरा यकीन करो, कुछ भी टेंजिबल नहीं है, सब कुछ एब्स्ट्रैक्ट है, ऑनलाइन है, एक स्क्रीन से चलकर दूसरी स्क्रीन पे दम तोड़ देता है। लेकिन हाँ, मज़ा आ जाता है जब कोई जेन्युइनली कहे आई मिस्ड यू। मज़ा आ जाता है देखकर कि कोई किस कदर मेरी अदाओं, मेरी बातों को चाहने लगता है कि उससे लगने लगता है ये सब उसके लिए है। लेकिन मैं जानती हूँ वो मेरे लिए मेरे ईगो को बूस्ट करने का जरिया भर है, बस केवल एक जरिया। इससे ज्यादा इन रिश्तों से और कोई मांग नहीं है मेरी। ये कह के मधु सुधा की तरफ देखने लगी। सुधा उलझी हुई थी और उसने पूछा, एब्स्ट्रैक्ट, ऑनलाइन इनफिडेलिटी, धोखा तो धोखा होता है ना, भले ही साइबर धोखा क्यों ना हो। मधु ने सुधा को समझाया, सुधा इतना सीरियसली क्यों लेना, कोई धोखा नहीं है। जब तक कुछ फिजिकल नहीं हो रहा सब ठीक है यार। मन बाग बाग हो उठता है जब किसी को खुद पे निसार देखता है। एवरीथिंग फील्स परफेक्ट। जब उससे बात हो तो मन खुश हो जाए, साथ में हंसो खेलो, एक लाइफ है यार, व्हाई नॉट एंजॉय इट। Thank you so much, Hema. It was wonderful having you on my show. And wish you all the best with both your books. I'll be coming up with many more such episodes, so don't forget to subscribe and keep watching Razzmatazz with Rashi.